नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। हमारे YouTube चैनल रत्ना बहुजन संवाद पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज का जो विषय है उस विषय पर चर्चा करें। जिस तरीके से जो आवारा जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स भी कहा जाता है उनको, उनके ऊपर 11 अगस्त को जेबी पारीवाला, ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारीवाला की बेंच में एक सुओ मोटो ऑर्डर पास किया गया और उसमें कई डायरेक्शन दिए गए और उसमें बताया गया कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें मतलब आप उनको पकड़ के फिर उनको शेल्टर होम में रखा जाए और उसके कई सारे डायरेक्शन दिए हैं। उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और उनको मतलब उधर ही रखा जाए, उनको ना छोड़ा जाए। इन सब मुद्दों के ऊपर आज मतलब फिर से दोबारा से 3 बेंच जजेस यहाँ पे बैठी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग चल रही थी और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो पिटीशन थी उसके पर स्टे ऑर्डर पर अभी ऑर्डर रिजर्व रखा है। अभी ऑर्डर पास नहीं किया है 3 बेंच के जजेस ने। तो यहाँ पर हमारे इस चर्चा में भाग लेने के लिए स्वाति गौरव जी शामिल हैं, जो पीपल्स फॉर एनिमल संस्था से बिलोंग करती हैं। साथ ही यहाँ पर मीडिया पैनलिस्ट है पारस जोशी जी, जो गुजरात से है। साथ ही सागर शाह है, प्रवक्ता है, वे भी गुजरात प्रदेश से है। और TR आठिया जी अभी जुड़ने वाले हैं। मैं आप सभी जुड़े हुए सदस्यों का अपने बहुजन संवाद के चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है, जो स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, उस विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं स्वाति जी से ही बात करना चाहूंगी। स्वाति गौरव जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सॉरी, अब बधाने आवे छे, औरों को आ रही है? आपके साथ दिक्कत है, आप फिर से जुड़िए स्वाति जी। बहुत धीरे है। आप फिर से जुड़िए। आप फिर से जुड़ जाइए। मैं तब तक तो आज की इस चर्चा में मैं अब अपने साथ जो हमारे मीडिया पैनलिस्ट है पारस जोशी जी, जो गुजरात से है और कांग्रेस की मीडिया में है, तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे पारस जोशी जी इस विषय के ऊपर? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं। तो हेलो, बोलिए। जी जी हाँ जी जी रत्ना जी, ये जो एक हफ्ते पहले जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो दिल्ली NCR के अंदर जो स्ट्रीट डॉग है उनको पकड़ के जो है शेल्टर होम में रखा जाए, ये बहुत ही खेदजनक जो था जजमेंट था। और ये जो एनिमल लवर्स है उनके लिए भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। ये जो स्ट्रीट डॉग है वो पहले से ही जो आवारा कुत्ते हैं जो दिल्ली NCR में करीबन काफी मात्रा में है, और एनिमल लवर्स भी जो है कि वो इन स्ट्रीट डॉग्स को खाना पीना ये सब देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि जो आवारा कुत्ते स्ट्रीट डॉग है उनको शेल्टर होम में रखा जाए। ये जो जजमेंट था वो जजमेंट हमारे पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये जजमेंट जो है उनको एक बार फिर से सोचना चाहिए था। क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग है वो आप सालों से देखिए, अपने भारतीय इतिहास के अंदर भी देखिए कि जो डॉग्स है या एनिमल्स है वो काफी टाइम से जो अपने जो ह्यूमन नेचर है उनके साथ में रहे हुए हैं और उनके साथ में वफादार रहे हुए हैं। आप देखेंगे पास्ट में भी जो आप देखेंगे कि महाभारत और रामायण काल के अंदर भी महाभारत में जब युधिष्ठिर ने जब स्वर्गागमन किया था तब उनके साथ में ये जो स्ट्रीट डॉग है उनको जाने की अनुमति ये दी गई थी। ये जो पुराने काल से, ये जो पुराने अपने जो वेद ग्रंथ है उस टाइम से ये जो एनिमल्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, वो अपने जो ह्यूमन जो लाइफ है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट तो दे दिया, लेकिन उसके पीछे के
जो कारण है वो क्लियरिफिकेशन नहीं किए हुए थे। स्ट्रीट डॉग से वो जो आवारा कुत्ते हैं उनका एक फायदा भी काफी लोगों ने उनको बताया था कि जहां पे अगर चोरी हो रही है तो ये जो स्ट्रीट डॉग है वो काफी फायदेमंद होते थे। वो चोरी को स्टॉप करने के लिए जो है वो काफी मात्रा में जो मदद कर रहे थे। उसके साथ साथ में जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको शेल्टर होम में रखने की जो बात की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास, दिल्ली एनसीआर के पास इतने शेल्टर होम है ही नहीं कि इतने सारे, करीबन एक जो फिगर है उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर करीबन 10 लाख से ज्यादा ऐसे स्ट्रीट डॉग्स है। अभी इतने सारे मात्रा में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ के शेल्टर होम में रखने का ऐसी कोई व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास या गवर्नमेंट के पास भी है भी नहीं। और इन एनिमल को जिस तरह से पकड़ने की बात हुई, पकड़ा जा रहा है, और उनको जिस तरह से शेल्टर होम में अमानवीय रीत से रखा जा रहा है, ये जो जजमेंट है वो जजमेंट जो है वो कुछ सोचे बिना अगर दिया हुआ था ऐसा हमको लग रहा था। और अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है उसके बारे में फिर से उन्होंने बोला कि ये जजमेंट के बारे में हम फिर से सोचेंगे, और उनकी खंडपीठ आज 14 अगस्त को अगर ये बैठेगी और उनको ये जो है कि जो जजमेंट है उसके बारे में क्या हो सकता है, क्या रियायत दी जा सकती है, उसके बारे में उन्होंने एक अपील को उन्होंने जो सैंक्शन किया है। तो एनिमल जो है वो कभी भी इस तरह से किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं है। अगर किसी ने उनको छेड़ा है या इनको नुकसान पहुंचा है तो ही वो है कि वो ह्यूमन को वो नुकसान पहुंचाता है, वरना ये स्ट्रीट डॉग है वो मानवीय के वफादार है। और ये जो अमानवीय ये जो जजमेंट है उनको वापस लेना चाहिए, ऐसी हमारी ये है जो हमारी कामना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पारस जोशी जी। आपने कहा कि ये एक अमानवीय जजमेंट है और जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स हैं वो मतलब मानव समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद है और एंशिएंट पीरियड से ये हमारे साथी रहे हैं, वफादार रहे हैं। परंतु यहाँ पर जो सरकार ने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो अपना व्यू रखा है उसमें उन्होंने ये बताया कि 37 लाख एक साल के अंदर डॉग बाइट्स होती है, 37 लाख। हाँ, और इसका मतलब कि 10,000 डॉग बाइट्स हमारे हिंदुस्तान में एक दिन में हो रही है, 10,000। और इसके साथ में ये भी कहा गया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 305 डेथ होती है एक साल के अंदर डॉग बाइट से। और यहाँ पर जो डॉग बाइट्स ज्यादातर निशाना बनाते छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल 3 साल 15 साल के अंदर बच्चों को या महिलाओं को, लड़कियों को, ऐसे हमने कई वीडियोस भी देखे हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टैंड है उस स्टैंड के ऊपर अब मैं आनंद जी के पास आना चाहूंगी। आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो 2 बेंच का जजमेंट था, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पार्डीवाला और R महादेवना, उन्होंने तो इस पे मतलब बोला कि स्ट्रीट डॉग को पकड़ो और शेल्टर होम में रखो। जबकि आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया जी, उन्होंने आज इसमें सुनवाई की है, सुओ मोटो सुनवाई चल रही है। और इसके अंदर इस डिसीजन को अभी जो स्टे किया है, स्टे नहीं किया है पर स्टे के ऊपर ऑर्डर रिजर्व रखा है। तो मैं आनंद जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक तरफ तो मानवीय अभिगम है और दूसरी तरफ जानवरों के प्रति दया की बात है, तो आप अपनी इस बात को किस तरह से रखेंगे? मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आनंद जी। रत्ना जी, ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और फिलहाल जो मौजूदा सरकार है या भारत में जब हम संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, तो ये और भी संवेदनशील हो जाता है। और हम तो बनारस के हैं और बनारस का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस समय आपने गुजरात से एक आदमी आयातित कर दिया, यहाँ पर निर्यात कर दिया है, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री जहाँ का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ का लॉर्ड माना जाता है शिवा, और शिवा के कोतवाल या यूँ कहिए कि शिव का रुद्र माने जाते हैं काल भैरव, भैरव बाबा। ये भैरव बाबा के प्रतीक हैं, भैरव बाबा की सवारी हैं,
भैरव बाबा के मित्र हैं हमारे डाग महोदय, डाग जी। और उतना ही नहीं है, हमारे अवतार हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के गुरु हैं, जो 10 गुरु हैं, उस गुरु में से एक उनका गुरु कुत्ता भी है। तो अगर इसको परंपरा और संस्कृति के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला हो जाता है। लेकिन जब हम मानवीय दृष्टि से देखते हैं तो भाई देखिए, सारे जीवों को अपना जीने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। लेकिन ये सब तो आदमी के लिए होता है, तो आदमी के साथ सहजीवन में सब लोग समान रूप से जिंदा रहें, अपना सहचर्य के भाव से रहें, तो ठीक बात है। लेकिन जिस देश में 80 साल स्वाधीन होने के बावजूद जहां आदमियों के लिए रोटी मुहैया नहीं है, आदमियों के लिए आवास मुहैया नहीं है, आदमियों के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं है, वहां हम ऐसे जानवरों को, और खास करके आज की तारीख की जो हमारी सरकार है, गौ माता, उनकी एक माता हो गई, गौ माता हो गई। गौ माता के नाम पर माताओं को गांव में छोड़ दिया जाता है, खेतों में खेतें बर्बाद कर रही हैं, फसलें नष्ट कर रही हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहा है, और यह सरकार करोड़ों करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च करके उसका बंदर बांट कर रही है गौशाला के नाम पर। तो उसी तरीके का शायद यह निर्णय था स्ट्रीट डॉग के लिए भी कि आप तो व्यवस्था तो है इनके लिए फंड भी आता है, लेकिन सवाल है कि व्यवस्था होती कहाँ है, वो व्यवस्था जाती कहाँ है। हमारे कुत्ते लोग जो स्थिति आज तारीख की सभ्य दुनिया में, खास करके अगर हम सोसाइटियों को देखें तो वहां बिल्कुल कल्चर्ड लोग हैं। जो भी लोग ऐसे लवर हैं वो लोग तमाम जानवर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बंदर पालते हैं, तोता पालते हैं, चूहा पालते हैं, खरगोश पालते हैं, तो वो पालें, उसमें क्या दिक्कत है वो, लेकिन वो अपने घर में पालें। लेकिन जो बाहर सड़क पर है उनके साथ दिक्कत ये है कि उनकी देख रेख कौन करेगा। और हम सड़क पर निकल रहे हैं, सड़क पे बच्चे निकल रहे हैं, सड़क पे बूढ़े निकल रहे हैं, सड़क पे महिलाएं निकल रही हैं, उनको जब वो काटते हैं या उनको जब परेशानी हो जाती है और वो जो रेबीज के शिकार होते हैं, तो शायद जो लोग उनको देखते हैं रेबीज वालों को, फिर उनका एनिमल प्रेम भी उसी समय वैसे ही होगा। वैसे ही अगर कुत्ता उनको काट ले तो उनका एनिमल प्रेम क्या वैसे ही होगा। अभी उसके चैंपियन अपनी मेनका जी बनी हुई हैं। मेनका जी ये किसी कुत्ते से कटवावे जरा के, और ये जो सड़क के डाग हैं, ये जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनके जीवन में सुधार होना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जब आप उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, आदमियों के तो रहने की व्यवस्था है नहीं, और जो लोग सड़कों पर घूमते हैं, आदमी लोग घूम रहे हैं, उनको एक बड़ी समस्या अपना कुत्ते का भी है, बंदर का भी है, बिल्ली का भी है, भालू का भी है, चूहे का भी है। जब ये लोग उनको काटते हैं तो उनके ऊपर कितना खर्च लगता है आपको मालूम है। जो आदमी 2 जून की रोटी नहीं, जिसके पास नहीं है, वो आदमी रेबीज का 14 इंजेक्शन जब लगता है, अब आजकल तो 14 की जगह 3 ठो भी हो गया है, लेकिन 3 ठो भी जब वो नाभि के अंदर घुसता है तब उसका दर्द समझ में आता है। और ऐसी हालत में खास करके ये जो सभ्य सोसाइटी है, हमारी कॉलोनियां हैं, उसमें बच्चे हैं, ये लोग सुरक्षित भाव से घूमते हैं, तो वहां पर तमाम ऐसी चीजें देखी जाती हैं। और ये स्ट्रीट डॉग, उनको जब खाना नहीं मिलता है, भूखे रहते हैं, वो रहते हैं, तो वो जो कुछ भी पाते हैं उनका गुस्सा उनके ऊपर उतरता है। तो उस गुस्से का अगर आप दृश्य देखें तब आपको समझ में आएगा, 4, 6, 10 कुत्ते एक साथ जुट करके बड़े बड़े आदमियों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को नोच नोच के खराब कर देते हैं। और अगर एक बार कुत्ते का दांत लग गया तो उसके बाद आप चाहे आप उसके मुंह से आप चाहे जितना उसको बचा लीजिए, लेकिन उनको कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। वो कुत्ते की तरह भूकेंगे, पानी से डरेंगे, और वह जो दर्दनाक मौत होती है। तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट महोदय को जो और जरूरी चीजें हैं उसको तो सुनने के लिए उनके पास मौका नहीं है। अभी मताधिकार सबसे है, अपना जनतंत्र सबसे बड़ी चीज है, इसको हम कैसे बचाएंगे। और कुत्तों को लेकर के इतना परेशान हो रहे हैं और अपने डॉग लवर इतना परेशान हो रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे हाँ ठीक है, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, सारे जानवरों की प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसके प्रेम को आप खुद भी, और आज की तारीख में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी जो भी व्यवस्था हो रही है स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं, अपने साधनों संसाधनों से कर रही हैं। तो जो भी व्यवस्था है तो सरकार के स्तर पर व्यापक बृहद व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले नागरिकों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसको ध्यान दिया जाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़ चुके हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मैं पहले उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस विषय पर प्रकाश डालिए। जी डॉक्टर सुनीलम जी।
जी, विषय पर प्रकाश तो जो पैनलिस्ट हैं वही डालेंगे। मैं तो केवल आपके जो है राज्य में आया, गुजरात के 3 पैनलिस्ट हैं, सबको वेलकम सलाम करने वेलकम। के लिए मैं आ गया। और मुख्य बात असल में ये है कि ये जो पूरी डिबेट है, ये डिबेट कोई मैन वर्सेस एनिमल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोएग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही भारतीय संस्कृति है, यही सभ्यता है, और ये जरूरी भी है। तो क्या हो क्या ना हो का मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर समय लगा रहा है, लेकिन अगर 15 करोड़ बेरोजगार हैं, उनके ऊपर समय नहीं लगा रहा। मैं निराश्रितों की आपको हालत बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जो लोग मौत होती है, चाहे बरसात के अंदर मरते हो या सर्दी में मरते हो या गर्मी में, ये निराश्रित लोग जो है, जिन्हें डेस्टिट्यूट कहा जाता है, वही मरते हैं। और इसलिए मरते हैं कि इनके लिए जो मिनिमम व्यवस्था है वो नहीं हो पाती है, और इसी को कहते हैं भूख से भी मौत इन्हीं की ही होती है सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं पर ये प्रायोरिटी की अगर बात आएगी, तो इस देश के अंदर एक भी निराश्रित जो है वो इस तरीके से भूख से नहीं मरेगा, या बिना शेल्टर के नहीं मरेगा, बिना मेडिकेशन के नहीं मरेगा। ये तो पहले सुनिश्चित करना जरूरी है ही, ये मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी बहुत बड़े बड़े आप ये देख रहे हैं कि केवल ये मामला मतलब डॉग लवर्स का नहीं है। इस समय जो शेर के लिए है ना, चीते के लिए, भालू के लिए, अभी तो कूनो कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो तो बहुत पशु प्रेमी हैं, वो कहीं विदेश से भी लेके आते हैं मतलब पशुओं को। और यहाँ तो आपको मालूम है वनतारा जो है, वहां पर तो बहुत सारे जो है वो प्राइवेट जू ही वहां पर बना है। और एक माधुरी करके हथनी है, उसको लेकर के भी एक आंदोलन चल रहा है, लोग उसको लेकर भी बहुत चिंतित हैं। तो ये अच्छा है कि लोगों की सेंसिटिविटी है देश के अंदर। और पशुओं के, मैं ये भी बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जो पशुओं के प्रति सेंसिटिविटी रखता है या पशु प्रेमी होगा, वो मनुष्यों के प्रति भी सेंसिटिविटी वो जरूरी रखेगा, क्योंकि संवेदनशीलता जो है एक मनुष्य का एक गुण होता है। ये डिबेट तो खैर आगे बढ़नी चाहिए। मैं पक्ष विपक्ष और क्या करे ना करे का मैं बिल्कुल इसके अंदर नहीं आता, लेकिन मानव जीवन मतलब भारतीय जो लोग पुनर्जन्म में और क्या क्या में विश्वास रखते हैं, मैं नहीं रखता हूँ। वो लोग तो मानते हैं कि 33 कोटि योनियों के बाद में जो है वो एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है, तो उस मनुष्य के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस मोस्ट प्रायोरिटी बनी रहे, बस ये मैं जरूर आपकी इच्छा और अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। बहुत शुक्रिया रत्ना जी समय देने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कहने का सार तो यही निकलता है कि मनुष्य धर्म पहले होना चाहिए, मनुष्य की सेंसिटिविटी को पहले ध्यान में रखना चाहिए। एनीवे हम लोग ये मैन वर्सेस एनिमल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, परंतु फिर भी क्योंकि डिबेट है तो डिबेट को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ सागर शाह जो जुड़े हुए हैं, जो गुजरात के प्रवक्ता है। अब वो अपनी बात को रखें कि वो क्या किस तरीके से इस विषय को देखते हैं। जी सागर शाह। आप नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आप म्यूट हैं। आप म्यूट है। हाँ मैंने किया, देखो। हाँ अब आ रहा है जी, बोलिए। देखो हुआ अभी। नहीं, फिर हाँ गड़बड़ा गया। बोलिए। आप म्यूट हैं। हाँ ठीक है। नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को। क्या हुआ? बोलिए। क्या हुआ? बोलिए। नमस्कार आप सभी को और दर्शकों को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में कि सरकार ने कोई निर्णय लिया है। 55 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही, और नेटवर्क कट गया है, उनका नेटवर्क कट गया है।
आप भी अनम्यूट हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है सागर शाह जी का नेटवर्क चला गया है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। पर जो हमारा विषय है उस विषय पर अगर देखा जाए तो इससे पहले भी ये मुद्दा उठा था और मेनका गांधी जी ने इस विषय के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी तब कहा गया था कि ऐसे जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और फिर उनको उसी एरिया में वापस छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लोग उसी एरिया में रहने के लिए हैबिचुअल होते हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आज तक जो भी मतलब लाखों करोड़ों रुपया स्टरलाइजेशन के ऊपर यूज हुआ है, परंतु जिस तरीके से इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो यहाँ पर इन्हीं सब बातों को देखते हुए और बहुत ही विभत्स वीडियो आते हैं जिस तरीके से कुत्ते नोच के खा जा रहे हैं इंसानों को, तो उसकी वजह से मतलब ये सुमो मोटो पिटीशन हैंडल की गई। तो अब हमारे साथ स्वाति जी भी जुड़ गई हैं। स्वाति गौरव जी जो पीपल्स फॉर एनिमल संस्था से जुड़ी हुई है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी बात रखिए। जी स्वाति जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। तो थोड़ा सा मैं पहले मेरी संस्था के बारे में बता देती हूँ। मैं उसी संस्था से यहाँ ताल्लुक रखती हूँ जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती मेनका संजय गांधी जी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पीपल्स फॉर एनिमल पिछले लास्ट ईयर ये फाइनल ऑर्डर आया है स्ट्रे डॉग्स का, जो हर राज्य में डॉग्स को लेके कई सबसे पहले मुंबई महानगर पालिका गई थी कि हम इन कुत्तों को, आज से मैं 12 साल पहले की बात बता रही हूँ, उनका ये कहना था कि हम इन कुत्तों को जहर देना चाहते हैं। इसके संबंध में फिर कोर्ट गए, दिल्ली मुंबई हाई कोर्ट गए और महाराष्ट्र हाई कोर्ट गए। फिर वहां की एक बेंच ने फिर ये क्लब करते करते सुप्रीम कोर्ट आया। छोटे छोटे केसेस क्लब, हाई कोर्ट के क्लब होते होते जब ये सुप्रीम कोर्ट आया 12 साल की लड़ाई के बाद, पीपल्स फॉर एनिमल वाज द मेन पिटिशनर और उन्होंने फिर जब ये फाइनल ऑर्डर आया तो लास्ट ईयर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये माना है कि डॉग्स का स्टरलाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन। अगर दिल्ली की हम बात करें तो 2019 का आंकड़ा मेरे पास है, खुद गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है जिसमें 7.5 लाख के कुत्ते वो बता रहे हैं। तो उसके बाद कोविड रहा, लॉकडाउन रहा और जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है स्टरलाइजेशन में एनजीओ के थ्रू, तो उससे ये आबादी बढ़ी है। तो अभी जो आंकड़ा है वो 10 से 12 लाख का है। तो कोर्ट ने माना है कि स्टरलाइजेशन ही एक सोल्यूशन है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिस महेश्वरी ने फरवरी या मार्च में भी एक रूलिंग निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रीट डॉग्स का एक ही सोल्यूशन है, वो है स्टरलाइजेशन। केरला में अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले केरला में एक मुहिम छिड़ी थी जिसमें उन्होंने कुत्तों को मारना और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आए थे, उन्होंने कहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कुत्तों का खाना पीना रहना सब हम अपनी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी लेती है, हम लैंड भी एलोकेट करते हैं हर जिले में। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने ये कहा था कि डॉग्स का सिर्फ एक सोल्यूशन है, उनको इम्पाउंड नहीं किया जा सकता। साधारण भाषा में मैं कहूँ तो उनको एक जगह सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि दो कुत्ते, ये आमतौर पे देखा गया है कि दो कुत्ते, एक गली का कुत्ता दूसरी गली के साथ रह नहीं सकते क्योंकि वो टेरिटोरियल है नेचर में। तो अक्सर करके शेल्टर्स में भी जो जहाँ पे घायल बीमार जानवर रहते हैं, जो शेल्टर खुद चलाते हैं, जैसे कि मैं भी एक शेल्टर चलाती हूँ, मुझे पता है वहां पर सबसे ज्यादा समस्या होती है कि कुत्ते आपस में लड़ जाते हैं, जबकि वो कमजोर हैं, चल नहीं सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि वो डॉग्स हैं, अल्फा डॉग्स हैं, मेल्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो आपस में लड़ सकते हैं। तो कुत्तों को एक साथ रखना तो आप समझ लीजिए डिजास्टर होगा। और माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब की एक बात से बहुत ही ज्यादा डिसअग्री करती हूँ। उन्होंने कहा कि कुत्ते का दांत लग गया मतलब खत्म, अब तो खेल खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेबीज फॉर्चुनेटली इट इज अ कंट्रोलेबल डिजीज। ये सबसे पहले जो रेबीज वायरस होता है वो हमसे जो पहले जो फ्रंट वॉरियर्स होते हैं, जिसमें हम बंदर, कुत्ते और कुछ अन्य जानवर होते हैं, पहले उनमें फैलता है। उनसे जो संक्रमण, अगर वो किसी के लार या फिर उससे कंटामिनेशन होता है, फिर ये इंसानों में फैलता है। तो क्या होता है, इसको अगर इसके ऑल्टरनेट डेज मतलब 3, 5, 7 ऐसे इंजेक्शंस लगते हैं, अगर इस दिन इंजेक्शन टाइमली लगवा दिया जाए, ये हर जगह सामुदायिक केंद्र पे अगर आप जाते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। इसको ये बिल्कुल कंट्रोलेबल है। ऐसा नहीं है कि जैसे किंग कोबरा जैसा हम कुत्तों को ना समझें,
कि अगर किंग कोबरा काट लेता तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अभी तक हम उसका एंटीवेनम नहीं बना पाए। लेकिन फॉर्चुनेटली डॉग बाइट का अभी भी हमारे पास इलाज है। दूसरी बात, मैं आज आपको खुद गवर्नमेंट का एक आंकड़ा बता देती हूँ जो आज के जो डिबेट में हुआ है। खुद कपिल सिब्बल जी ने ये गवर्नमेंट का आंकड़ा बताया, 2022 से लेके 25 के बीच में 0 डेथ रेशियो है रेबीज से। ये मैं गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रही हूँ जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के बीच में आता है। तो जब गवर्नमेंट खुद मान रही है कि 0 डेथ रेट है, तो हम किस चीज को लेके इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं? क्या ये मीडिया हाइप है? ये क्या है? दूसरी बात, जिसके कारण जिसके कारण सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया गया था, जिस केस के बारे में, वो लड़की मेनिंजाइटिस से मरी थी, बच्ची, वो रेबीज से नहीं मरी थी, वो मेनिंजाइटिस से मरी थी। ये उसके पेरेंट्स ने कंफर्म किया है, ये डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, जो पैनल सिर्फ सुओमोटो कॉग्निजेंस पहली बात तो गलत मुद्दे पे उठा रही है कि वो बच्ची रेबीज से नहीं मरी थी। दूसरी बात, क्या हमें उस न्यूज़पेपर को नहीं करना चाहिए जिसने गलत खबर छापी कि जो बच्ची मेनिंजाइटिस से मरी थी और उसको उन्होंने रेबीज फैलाया और इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जिसमें लाखों जाने स्टेक पे हैं। तीसरी बात, अगर मैं अपने ही शहर की बात करूं तो ये मैं खुद कमिश्नर साहब की भाषा में बताती हूँ, 180 करोड़ का भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर डेप्ट है और 450,000 करोड़ का डेप्ट है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली महानगर पालिका पे। ये लोग टाइम पे अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। जो निचले कर्मचारी हैं, जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आपको लगता है जो जानवर बोल नहीं सकता, क्या ये उसके लिए उसको भूखा रखने के लिए या उसके लिए कुछ पैसा लगाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। दूसरी बात, 10 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, अगर आप मुट्ठी भर कुत्ते उठा भी लेते हैं, पहले चरण में 5,000 कुत्ते इनको अपलिफ्ट करने थे। आप एक बार बताइए, जब वो गली खाली हो जाएगी जहां से कुत्ते उठाए गए, तो आसपास की गलियां भरती जाएंगी, आसपास के एरिया के कुत्ते वहां आते जाएंगे। दैट मीन्स ये तो एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अगर आप दिल्ली से पूरे कुत्ते रात भर में गायब भी कर देते हैं, मैं कह रही हूँ चुटकी बजा के, अगर कोई मैजिक भी होता है, तो भी क्या उत्तराखंड, यूपी, यहाँ के कुत्ते ये ट्रैवल करके आएंगे? ये खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्तों का तो कोई आधार कार्ड है नहीं। तो आप उससे ये नहीं बोल सकते कि तू इस सीमा से उस सीमा नहीं जा सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कुत्तों को एक शहर से दूसरे ट्रैवल करते देखा है। तो आई मीन दिस इज रियली नॉट पॉसिबल कि आप दिल्ली से कुत्ते साफ करने की बात करें और ये हो पाए। दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। तो आई एम रियली होपफुल कि कपिल सिब्बल जी ने आज जो जानवरों के पक्ष में, जो एनिमल के पक्ष में, डॉग के पक्ष में जो बात रखी है, वो प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ी बात, इसकी लीगैलिटी भी मैं आपको बता देती हूँ। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका अंतिम फैसला 12 साल के केस लड़ने के बाद उन्होंने एक पक्ष में ये कहा था, स्टरलाइजेशन इज ओनली द मैटर, वो ही एक सोल्यूशन है डॉग्स का, क्योंकि उनकी नसबंदी कंट्रोल होगी और उससे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, उसको बनाया गया है। वो समय समय पे रूल्स निकालती रहती है स्ट्रीट डॉग्स को लेके, उनकी फीडिंग्स को लेके। अगर आप फीड कराते हैं तो वो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड भी देती है, जो जिसका वेरिफिकेशन भी लोकल पुलिस स्टेशन करती है। तो आई मीन रूल्स तो है, हम उसको भूल नहीं सकते, बट हमें समझने की जरूरत है कि ना कुत्तों को इम्पाउंड किया जा सकता है। तो अभी जो फैसला आया है उसको अगर इनको पालन भी करना है, अगर हम अपने वर्स्ट ड्रीम में भी सोच लेते हैं कि इसका पालन करेंगे, तो पहले इनको अपने कानून में संशोधन करना पड़ेगा, तो विच इज रियली नॉट पॉसिबल। एंड फिर भी हमें एक बार आंकड़े, मीडिया से मेरी एक गुजारिश है कि हमें आंकड़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति हिंसा, ड्रंक एंड ड्राइव की हिंसा और बाकी सब कुछ छोड़ के अगर फिर भी है तो फिर हमें डॉग बाइट या रेबीज के आंकड़ों को मिलाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं असंवेदनशील हूँ और मुझे डॉग बाइट्स को लेके बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा 8 साल का बेटा है, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। अगर आज भी हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कुत्तों को देख के एक माँ सबसे पहले यही कहती है कि बेटा पत्थर उठा के उसे मार दो। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है कि डॉग डिफेंसिव होते हैं। जी जी जी
तो आई एम रियली श्योर कि अगले जो इन्होंने फैसला रिजर्व करा है इसमें हमें स्टे मिल जाएगा। जी जी जी, ठीक है। ये तो अब डिबेट की ही बात है। कुछ लोगों के कुछ विचार, कुछ लोगों के कुछ विचार होते हैं, परंतु अब हमारे साथ सागर शाह जुड़े हुए हैं। तो मैं सागर शाह से अंतिम टिप्पणी लेते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बात रखिएगा। प्लीज सागर। देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूं, WHO की गाइडलाइन है एनिमल बर्थ कंट्रोल, और ये आज की गाइडलाइन नहीं है, सालों से भारत के अंदर और अनेक देशों में ये गाइडलाइन है। अगर आपको एनिमल बर्थ कंट्रोल करने की गाइडलाइन आपके पास इतने सालों से है और 11 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है, पुरानी सरकारों ने पोलियो को खत्म किया है। कैसे खत्म किया होगा? मेहनत की होगी ना, है ना, बहुत सारी वैक्सीनेशन लगाई होगी। तो यही तो है जो मैडम ने बताया कि स्टरिलाइजेशन एक चीज है और एक वैक्सीनेशन है जिससे आप रैबिस को रोक सकते हैं। तो आप क्यों नहीं रोकते? 11 साल के अंदर जब ये स्टरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल का पूरा आइडिया आपके पास है, तो 11 साल में आपने इन डॉग्स के ऊपर कुछ भी नहीं किया और अचानक ये कंप्लीटली इनह्यूमन कदम बोला जाएगा, क्योंकि ये आवारा कुत्ते नहीं बोला जाता है। कुत्ते तो कुदरत ने पैदा किए, वो इंसान नहीं है, उनका घर नहीं होता है, उनकी ऑफिस नहीं होती है, वो कॉर्पोरेट्स में काम नहीं करते हैं, वो नौकरी नहीं करते हैं, वो तो रोड पे ही रहने के लिए पैदा हुए हैं। अगर भारत के 140 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ कुत्तों को अगर देश के लोग नहीं पाल रहे हैं, तो मतलब जो पाले हुए नहीं है, जो रोड पे रहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो स्ट्रे डॉग्स है, तो उसको आप आवारा कैसे कह सकते हो? सबसे पहले तो ये तो जो 2 साल से ऐसा अभियान चला रहे हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री है विजय गोयल, वो बार लगातार इन डॉग्स को आवारा कहते हैं। आवारा शब्द इंसानों के लिए होते हैं जो निकम्मे होते हैं, जो काम धाम नहीं करते, जो ऐसे बैठे रहते हैं निकले, उन्हें आवारा कहते हैं। अभी कुत्ते तो इंसान नहीं है, उनके घर नहीं होते हैं, वो रोड पे ही रहते हैं, वो स्ट्रीट में ही रहते हैं, तो आप उन्हें पहले तो आवारा कहना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, पुरानी सरकारों ने वैक्सीनेशन करके अनेक प्रकार के जो रोग थे, अनेक प्रकार के जो डिसीज थे, उसको पूरा का पूरा मतलब नेस्त नाबूद कर दिया है। तो आपने 11 साल में इसके ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर, स्टरिलाइजेशन के ऊपर काम क्यों नहीं किया, जबकि हमारे पास पूरी गाइडलाइन है? और ये लोग दिल्ली के अंदर झोपड़ियां गिरा देते हैं बुलडोजर से। 52-65 लाख लोगों को बिहार में निकाल के नागरिक से इस देश के नागरिक नहीं रहने देते हैं। ये कल उनके भी घर गिरा देंगे। ये इंसानों के घर गिराने वाले आज कुत्तों के, डॉग्स के शेल्टर्स बनाने के लिए निकले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब कोरोना फैला था तो ये बहुत सारे जो हर्ड एनिमल्स एक साथ में जो रहते हैं उसकी वजह से कोरोना फैला था। गुजरात के अंदर गाय भैंसों का लंपी वायरस था, उसकी वजह से फैला था। प्लेग कैसे फैलता है हम सबको पता है। अगर इतने सारे कुत्तों को एक साथ में शेल्टर हाउस में, ये शेल्टर हाउस नहीं, एक प्रकार की जेल, एक प्रकार का कैद खाना है। अगर आप इतने सारे डॉग्स को, 5000 डॉग को अभी पकड़ने के लिए कहा है, तो इतने सारे कुत्तों को जब आप एक साथ में रखोगे तो आप सोचिए कि एनिमल्स जो कुत्ते हैं उनमें भी एक प्रकार का वायरस ब्रीड होता है। जब वो एक साथ हर्ड में रहते हैं, कलेक्टिव रहते हैं, तो उससे भी एक रोग पैदा हो जाएगा। अगर ऐसा कोई लेथल डिसीज पैदा हो गया तो फिर उसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? तो ये भी आपको पहले सोचना चाहिए। और कोई भी प्राणी, हमें आजादी पसंद है, हमने 200 साल की गुलामी से आजादी प्राप्त की, तो अब आप मतलब एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां जाके जंगल में भी आप फार्म हाउस बनाते हैं, जंगलों को जला देते हैं क्योंकि आप अपने उद्योगपतियों को जमीन देना चाहते हैं, उन जमीनों का मिनरल्स लेना चाहते हैं, और उसकी वजह से वो जंगल जल जाते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स, आज गुजरात के अंदर जो गिर का जंगल है, वहां से वाइल्ड एनिमल निकल कर शहर में आते हैं। वो जो चीते होते हैं, लायन होते हैं, होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। तो मतलब आप तो कल उनको भी मार दोगे, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास ऐसा कोई कायदा नहीं है, आपके पास समाधान का कोई मतलब जरिया ही नहीं है। मतलब आप तो बिल्कुल इनह्यूमन तरीके से बस मारो, काटो, सबको जेल में डालो। तो ये विपक्ष नहीं है ना कुत्ते, इस देश के 12 करोड़ कुत्ते और दिल्ली के 10 लाख कुत्ते, ये विपक्ष तो है नहीं, बोल तो सकते नहीं, है ना। विपक्ष होता तो लड़ते, आपके सामने सबूत लेकर आते, तो आप इनको शेल्टर हाउस में डाल दोगे। लेकिन आपके पास ऐसा कोई समाधान नहीं है। जैसे हमने पोलियो खत्म किया पुरानी सरकारों में, आप नहीं कर सकते। आप देखिए लखनऊ के अंदर 84% स्टरिलाइजेशन हो चुका है।
बड़ौदा के अंदर 84% स्टरिलाइजेशन हो चुका है और सिक्किम के अंदर भी हो चुका है। भूटान जैसे छोटे देश में भी स्टरिलाइजेशन हुआ है और वहां पर कुत्तों के काटने के और कुत्तों की वजह से लोगों के मरने के जो केसेस है वो बिल्कुल मतलब मिनिमम हो चुके हैं। मैं 55 साल का हूं तो मुझे तो आज तक किसी कुत्ते ने नहीं काटा। मैं तो शहर में रहता हूं, शहर में तो गलियां ही गलियां होती है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये एनिमल फ्री रहने के लिए होते हैं, इनका स्वभाव ही काटने का होता है। जब पुलिस में आपको मदद करते हैं तब ऐसे कुत्तों को तो आप बड़े प्यार से खिलाते हो, पिलाते हो, तगड़ा बनाते हो, उन्हें हेल्दी बनाते हो। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप घर में पाल लेते हो। तो मतलब जिनका कोई आधार नहीं है, जो तिरस्कृत है, उन्हें तिरस्कृत कहा जा सकता है क्योंकि वो पाले हुए नहीं है, उनके कोई मालिक नहीं है। लेकिन वो आवारा नहीं है। आवारा शब्द सिर्फ इंसानों के लिए है ना, जो निठल्ला निकम्मा। देश के प्रधानमंत्री की बात करूं, ऐसे मंत्रियों की बात करूं जो काम के ऊपर काम नहीं करते, जो काम करना चाहिए उसके ऊपर काम नहीं करते, और ऐसे कुत्तों का मुद्दा लाकर वो एसआईआर को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने जो सबूत लाए हैं उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। यही काम कर रहे हैं लोग। ये इनह्यूमन है। ये बिल्कुल इसके मतलब पूरा इसको ये बंद ही कर देना चाहिए। शेल्टर हाउस बनाना ही नहीं चाहिए। आप 140 करोड़ लोगों का देश है, 12 करोड़ कुत्ते हैं पूरे भारत में। आप स्टरिलाइजेशन नहीं कर सकते? 12 करोड़ कुत्तों को स्टरिलाइजेशन करने में कितना वक्त लगेगा? हायर कीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए, कुत्ते पकड़ने के लिए नौकरी दीजिए, पैसे दीजिए उनको और ट्रेनिंग दीजिए स्टरिलाइजेशन की। और क्या कर सकते हैं? और दूसरी एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, अगर ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं लोग, ये सनातन की बात करते हैं लोग, ये सनातन धर्म की बात करते हैं लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं युधिष्ठिर के साथ जो कुत्ता स्वर्ग में गया था वो कुत्ता नहीं था, वो यमराज थे। हमारी शास्त्रों के हिसाब से कोई धर्म में मानता हो या ना मानता हो, लेकिन ये लोग तो मानते हैं ना। ये तो हमेशा हिंदुत्व की बातें करते हैं, सनातन की बातें करते हैं, लोगों को दुहाई देते हैं। अगर आप हिंदुत्व के विरोध में कुछ भी बोलोगे तो आपको देशद्रोही कहते हैं। तो ये हिंदुत्व की बातें करने वाले, ये सनातन की बातें करने वाले, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले युधिष्ठिर के साथ जो कुत्ता गया था वो यमराज था। और बाद में जब युधिष्ठिर ने बोला कि मैं अपने कुत्ते के बगैर स्वर्ग में नहीं जाऊंगा चाहे मुझे मौका मिला हो, तो ये कर्तव्य निष्ठा थी युधिष्ठिर की, इस देश के राजा की, क्योंकि वो धर्म राजा थे। तो आप धर्म राजा बनिए, आप धर्म निभाइए। फिर वो कुत्ता प्रकट हुआ था यमराज के रूप में और उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारी जो कर्तव्य निष्ठा है, तुम्हारी जो प्रामाणिकता है, तुम एक राजा ऐसे हो जो देश के अंदर प्राणी के ऊपर भी इतना प्यार रखते हो कि तुम्हें स्वर्ग में जाने का मौका मिला, लेकिन कुत्ते को नहीं मिला तो तुम रुक गए, तुम स्वर्ग में नहीं गए। तो ऐसे धर्म राजा की बात मैं बताना चाहता हूं हमारे देश की सरकारों को, जो हिंदुत्व की बातें करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 11 साल से हंगामा मचा रहे हैं। अब क्या समझते हैं शास्त्रों को? अब क्या समझते हैं प्राणियों को? मैं विजय गोयल को कहना चाहता हूं, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक वक्त कैंडिडेट थे, रेखा गुप्ता बन गई, तुम नहीं बन पाए। तुमने काले कुत्ते को अगर रोटी खिलाई होती ना तो वो शनि का रूप है ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र भारत का एक शास्त्र है, आप माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग तो बात करते हो ना उसकी, हिंदुत्व की, सनातन की, हिंदू राष्ट्र की, ज्योतिष शास्त्र की, है ना। तो ये जो कुत्ते हैं ना वो केतु का स्वरूप है ज्योतिष शास्त्र में, ये शनि का स्वरूप है, ये भैरव काल के भैरव देवता के वो क्या भक्त है, वो भक्त। और आप इनको मतलब शेल्टर में डालोगे? शाह जी, आपका एक्सटेम्पोर भाषण चला, लुब्बे लुबाव आप ये बताइए कि इन कुत्तों को क्या किया जाए, रखा जाए, इनको वैक्सीनेट किया जाए, इनको पाला पोसा जाए, या इनको क्या किया जाए? लुब्बे लुबाव निष्कर्ष बताइए क्या करना चाहिए। ये आप म्यूट हो गए हैं। आपकी सरकार तो तमाम कुत्ते पाल रही है और आपने कहा कि कुत्ते नौकरी नहीं करते हैं, कुत्ते नौकरी भी करते हैं, कारपोरेट की नौकरी करते हैं, आपके पुलिस प्रशासन में भी हैं कुत्ते। कुत्तों की भी तमाम कैटेगरी है, तमाम वैरायटी है, तमाम तरीके का। तो ये मामला बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और ये केवल एक्सटेम्पोर भाषण देने का विषय नहीं है, एक गंभीर विषय है। जिस तरीके से आदमियों के रहन सहन की व्यवस्था है वैसे ही सारे जानवरों की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वह व्यवस्था होती है लोक कल्याणकारी राज्य में, ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन आपकी सरकार तो कहती है कि उसको तो बिजनेस करना है, लोक कल्याणकारी राज्य से उसका दूर दूर तक का संबंध नहीं है। ऐसी हालत में यह जो समस्याएं हमारे समाज में आती हैं, वहाँ आदमी को वरीयता पहले दिया जाए या इन कुत्तों को जो आदमियों के लिए एक आतंक का वो प्रारूप बने हुए हैं,
हमारे देश में है, मणिपुर है, कुत्ता फ्री है, दुनिया में नीदरलैंड है, कुत्ता फ्री है। तो क्या वहां जैसी स्थिति बनावे? हर प्राणियों को साथ रहने का सबका प्राकृतिक रूप से सबका अधिकार है और सब प्राकृतिक संतुलन में भाग लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि सबके सहअस्तित्व के साथ सबको व्यवस्था बनाई जाए, सबके रहने की व्यवस्था करे, और ये व्यवस्था निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी, हमारी व्यवस्था करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रत्ना जी, समाप्त। आप म्यूट हैं।